बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 254 इकसात सुन चुके हैं और अब 255 किस्त मुलाहिजा फरमाएं। गलतफहमी का शिकार मैं नहीं हुआ, तुम हुए हो। तुम्हें चाहिए था कि मेरी किसी बात से कोई गलत मतलब वक्त करने की बजाय मुझसे पूछ लेते कि मेरा मकसद क्या है। गलतफहमियां दूर की जा सकती हैं अली, तुमने जो रवैया इख्तियार किया है वो नामुनासिब है। उसने मेरे हाथ में मौजूद गन की तरफ इशारा किया। मैं इंतजार नहीं कर सकता कर्नल, इसलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा, वरना तुम्हारे मातहत टाल मटोल से काम लेते। तुम गलत समझ रहे हो अली, अपनी हैसियत समझने की कोशिश करो। मेरे किसी मातहत में इतनी हिम्मत नहीं कि वो तुम जैसे आम आदमी को टाल सके। होगा, मैंने बेपरवाही से कहा। मेरे पास तुम्हारे बयान की तस्दीक करने का कोई जरिया नहीं है। ओह, कर्नल नमान ने बड़ी संजीदगी से कहा, लेकिन मैं अपनी बात साबित कर सकता हूँ। क्या मतलब? मैंने घूर कर देखा। उसके लहजे में छुपी हुई धमकी मैंने महसूस कर ली थी। ये गन तुम्हारे हाथ में इसलिए मौजूद है कि ये अली यार खान के हाथ में है। किसी और के हाथ में होती तो कब की निकल चुकी होती। मेरी उम्र ज्यादा नहीं, मगर मैंने ऐसे दावे बहुत सुने और मैंने ऐसी बातों से मरूब होना सीखा ही नहीं। मैं तुम्हें मरूब नहीं कर रहा, ये आर्मी इंटेलिजेंस से मुतल्लक इमारत है। क्या तुम इतनी सी बात नहीं समझ सकते कि यहाँ गैर मामूली हिफाजती इंतजाम किए गए होंगे? गैर मामूली इंतजाम से इनकार नहीं किया जा सकता, मगर तुम जादू का दावा कर रहे हो। अगर किसी ने मुझसे गन छीनने की कोशिश की होती तो उसके लिए बहुत सी कुर्बानियां भी देनी पड़ती। कर्नल नामान हंसा। बात इतनी आसानी से तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, उसने कहा और फिर अचानक जोर से बोला। अब उसके मुंह से ये अल्फाज अदा होते ही मालूम नहीं क्या हुआ कि मेरे हाथों पर एक शदीद झटका लगा और गन मेरे हाथ से निकलकर उड़ती हुई जाकर छत से चिपक गई। मैंने बुखला कर ऊपर की तरफ देखा और मेरी आंखें बेयकीनी से फैल गई। कोई शख्स मेरे नजदीक नहीं आया था, मगर गन मेरे हाथ से निकल गई थी। क्या कर्नल नामान वाकई कोई जादूगर था? मैंने ऊँटों की तरह पहले अपने हाथों और फिर कर्नल नामान की तरफ देखा। उसके ऊँटों पर मुस्कुराहट थी। फर्श पर गिरा हुआ फौजी उठकर अटेंशन हो गया। मरियम ब्रेंस्टन बाहर रायदारी में निकल आई थी और वो भी हैरत से गन की तरफ देख रही थी जो छत से चिपकी हुई थी। मुझे उम्मीद है कि अब तुम्हें मेरी बातों पर यकीन आ गया होगा, कर्नल नामान ने मुस्कुरा कर कहा। मेरी समझ में नहीं आया कि जवाब मैं क्या कहूँ। मैं अभी तक हैरत के झटके से नहीं निकल पाया था। आओ, कर्नल नामान ने मुझसे नरम लहजे में कहा। मेरे कमरे में चलो, जो कुछ कहना चाहते हो मैं उसे जरूर सुनूंगा। तुम्हारे कमरे में चलना क्या जरूरी है? हम यहाँ भी बात कर सकते हैं। अब ये जगह महफूज नहीं रही, हमारी गुफ्तगू ऑपरेशन रूम में भी सुनी जाएगी। ठीक है चलो, मगर मरियम ब्रेंस्टन भी मेरे साथ जाएगी, मैंने कहा। हम कर्नल की ख्वाबगाह में पहुंचे और कर्नल ने हमें कुर्सियों पर बिठाया। खुद वो बेड पर बैठ गया। हाँ, अब बताओ क्या बात है, उसने कहा। तुम क्यों इस कदर बरहम हो रहे हो? मरियम ब्रेंस्टन को तुमने मेरी खिदमत में बतौर इनाम पेश किया, मैंने तंजिया लहजे में कहा। क्या ये कोई जिन्स है जिसका लेन देन किया जाए? ये सब कुछ तुम्हारी ख्वाहिश पर ही हुआ था। तुमने मरियम ब्रेंस्टन की जान बख्शी के लिए कहा था, मैंने कोशिश करके आरजी जान बख्शी करा दी। इसमें बुरा मानने की क्या बात है? अब तुम किन अल्फाज में तरदीद करोगे? मरियम ने जहरीले अंदाज में मुस्कुरा कर कहा। मैं पहले ही समझ गई थी कि तुम ड्रामा कर रहे हो। मैंने शदीद गुस्से के आलम में पहलू बदला। अगर मैंने मरियम की जान बख्शी के लिए कहा था तो उसकी वजह क्या बयान की थी? मैंने अपने लहजे पर काबू रखने की कोशिश करते हुए कहा। जब तक मैंने मरियम को नहीं देखा था उस वक्त तक मैं भी यही समझा था। ये तो खूबसूरती के उस पैकर को देखने के बाद अंदाजा हुआ कि कर्नल नामान, मैंने इंतहाई सर्द लहजे में कहा, मेरे नजदीक अपना तशख़्ख़ुस सबसे ज्यादा अहम चीज है। चूंकि तुम इसे बर्बाद करने के मुर्तकिब हुए हो, इसलिए मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग हुए। मुझे अफसोस है कि अब मैं तुम्हारे लिए कोई काम नहीं कर सकूंगा। ये क्या कह रहे हो? कर्नल ने बुखला कर कहा। ऐसी तो कोई बात नहीं हुई जिस पर तुम इस कदर बरहम हो रहे हो। मैंने तुमसे पूछ लिया था कि मैंने मरियम ब्रेंस्टन की सिफारिश क्या कहकर की थी, और जवाब में तुमने अपने अखज़ करदा नताइज सुनाने शुरू कर दिए। ओह, तुम बुरा मान गए। मैं याद करने की कोशिश करता हूँ। मेरा ख्याल है तुमने कहा था कि वो अमन पसंद है, इसलिए उसकी जान बख्शी कर दी जाए, और तुमने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया था कि मुझे कोई गलतफहमी हुई होगी, और ये कि कोई यहूदी ना तो अमन पसंद हो सकता है और ना ही काबिले एतबार। मुझे याद आ गया, बिलाशुबह मैंने यही सब कुछ कहा था। कर्नल नमान ने इस बात में सर हिलाया। इसके अलावा मेरे इसरार पर तुमने ये भी पूछा था कि क्या मरियम ब्रेंस्टन बहुत हुसीन है। कुदरती बात है, तुम्हारे इसरार पर मुझे शुबा हुआ था कि कहीं तुम मरियम के हुस्न के जाल में ना फंस गए हो, मगर तुम्हारी वजाहत के बगैर मैंने तुम्हारी बात तस्लीम कर ली थी। कहाँ तस्लीम की थी? अगर तुमने मेरी बात पर यकीन कर लिया होता तो ये नौबत ना आने पाती।
मरियम की जान बख्शी करते हुए वो अल्फाज ना इस्तेमाल किए जाते जिनके बायस मेरी तौहीन हुई है। कौन से अल्फाज? कर्नल नामान ने हैरत से पलकें झपकाई। मरियम ब्रैंसटन की मौत उस वक्त तक मुअख्खर की जाती है जब तक अली यार खान का दिल उससे ना भर जाए। कर्नल नामान उछलकर खड़ा हो गया। ये क्या बकवास है? इस कदर बेतुकी बात मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुनी। मैंने बड़े गौर से उसे देखा। मुझे शुबा था कि वो अदाकारी कर रहा है, मगर मैं ऐसी कोई अलामत तलाश ना कर सका जिसकी बिना पर उसके रद्द अमल को अदाकारी करार दिया जा सकता। तो फिर ये सब क्या था? मरियम ब्रैंसटन तो कह रही थी कि फैसला सुनाते वक्त वही कहा गया था जो मैंने कर्नल के सामने दोहराया था। मैं तो तुम्हें बहुत ज़हीन समझता था अली। क्या तुम खुद गौर नहीं कर सकते कि दुनिया की कोई भी अदालत अपने फैसले में इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकती? मैं उसे क्या जवाब देता? वो ठीक कह रहा था और उसकी बात दिल को लग रही थी। इस किस्म के अल्फाज वाकई कोई अदालत अपने फैसले में शामिल नहीं कर सकती थी। तो फिर इसका वाहिद मतलब ये था कि मरियम ब्रैंसटन ने झूठ बोला था। ये ख्याल आते ही मेरी निगाह मरियम के चेहरे की तरफ उठ गई। उसका चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। उससे कुछ पूछने की जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने उससे सवाल किया। जज के फैसले के बारे में तुमने मुझे खबर दी थी और तुमने कर्नल का रद्द अमल भी देख लिया। अब तुम क्या कहती हो? जवाब देने की बजाय वो रोने लगी। मुझे कुछ नहीं मालूम। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा कर कहा। मेरी समझ में नहीं आता। शायद मौत के खौफ ने मेरी सोचने समझने की सलाहियतें ही सलब कर ली हैं। मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ कर्नल, मैंने धीमी आवाज में कहा। मैंने बिला वजह तुम्हारी नींद भी खराब की। तुम शायद सो रहे थे। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे खुशी है कि तुम्हारी गलतफहमी दूर हो गई। ताम ये अफसोस भी है कि तुम एक यहूदी की बातों में आ गए। यहूदी मत कहो कर्नल, सिर्फ औरत कहो। सनफे नादक कहो और औरत कहो। वो भी तो एक औरत ही थी जिसने आदम को जन्नत से निकलवा दिया था। कर्नल हंस पड़ा। कहते तो तुम ठीक ही हो, मगर वो पहली गलती थी। हमें उस मिसाल से इबरत पकड़नी चाहिए और सबक हासिल करना चाहिए। कोई कितना ही दामन क्यों ना बचाए, बिनते हवा के जाल में कहीं ना कहीं फंस ही जाता है। लेकिन जो इस मैदान में खिलाड़ी होते हैं वो बच जाते हैं। अगर तुम भी मेरे कहने पर अमल करते हुए खेल में शामिल हो गए होते तो तुम भी बच जाते। मैं इस खेल से भी दूर ही रहना चाहता हूँ और इस सनफ से भी। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा। शायद ये पहला मौका था कि मैं बेवकूफ बन गया। हमने महज इस एक वजह से अहमद रश से काम लेने से गुरेज किया था कि वो जज्बाती और तुम्हें इसलिए तरजीह दी गई थी कि तुम अकल से काम लेते हो। मगर अब हमें बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। मैंने मुस्तरबाना अंदाज में पहलू बदला। मैं पहले ही इज़हार नदामत कर चुका हूँ कर्नल। क्या इतना काफी नहीं है? मैदान अमल में इस किस्म की गलती करोगे तो तलाफी नामुमकिन हो जाएगी। इस वक्त तो खैर तुम अपनों के दरमियान हो, वहाँ तो कोई मादरत भी काम नहीं आएगी। कसूरवार तुम भी हो कर्नल। तुम्हें मरियम को मुझसे मिलवाने के लिए ये सब हरकतें करने की क्या जरूरत थी? मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार भी तो तुमने किया था और उसकी जान बख्शी के लिए भी तुम ही ने सिफारिश की थी। मेरे लिए तो जिस हद तक मुमकिन हो सका मैंने कर दिया। बुनियादी बात यह है कि तुमने मुझे समझने में गलती की। मरियम से इस अंदाज में नहीं मिलना चाहता था और ना ही मैं ये चाहता था कि इसे मेरे हवाले कर दिया जाए। मरियम ब्रैंसटन ने तुमसे जो कुछ कहा है वो उसकी अपनी ज़हनी इख्तरा है। उसके दूसरे साथियों को सजाए मौत दे दी गई है और उसकी जान बख्शी के लिए जज ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि अली यार खान की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए फिलहाल इसकी जान बख्शी की जा रही है। हालात के पेश नज़र मैं मरियम को ज्यादा मुर्द इल्जाम भी नहीं ठहरा सकता। मालूम नहीं इसने क्या सोचकर मुझसे ये बात कही होगी। एक ऐसे शख्स की ज़हनी कैफियत का अंदाजा लगाना आसान नहीं जिसे मालूम हो गया हो कि अब उसकी जिंदगी के दिन गिने जा चुके हैं। मरियम ने चेहरे से हाथ उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मेरा ज़हन शल होकर रह गया हो। उसने बर्राई हुई आवाज में कहा, मुझे खुद नहीं मालूम कि मैंने क्या सोचकर तुमसे वो बात कही थी। तुम्हारे लाशऊर में ये जरूर बात रही होगी कि इससे कोई ना कोई फायदा जरूर होगा। मुझे नहीं मालूम कि मेरे लाशऊर में क्या था। बस अचानक ही ये बात मेरे ज़हन में आई और मैंने कह डाली। मालूम नहीं तुम इसे तस्लीम करो या ना करो, तुम मेरे जिस्मानी कुर्ब की ख्वाह हो। मैंने कर्नल नामान की मौजूदगी की परवाह किए बगैर मरियम ब्रैंसटन से कहा, और तुम्हारी ये ख्वाहिश बहुत शदीद है। मरियम ने अजीब सी नजरों से मुझे देखा। एक दुरुस्त बात को तस्लीम करने में मुझे कोई तामिल नहीं है। उसने कहा, तुम्हारी दूसरी शदीद ख्वाहिश ये है कि किसी तरह तुम इस कैद से निकल जाओ। जाहिर है आज़ादी की ख्वाहिश किसे नहीं होती। तुम्हारी इन दोनों ख्वाहिशों में से एक की तकमील तो कतई नामुमकिन नजर आती है, यानी आज़ादी की ख्वाहिश। दूसरी ख्वाहिश की तकमील का तुम्हें यकीन था, मगर जब तुम्हें इसमें भी गैर मुतवक्को नाकामी का सामना करना पड़ा तो तुमने झुंझलाहट में मुझ पर एक बेबुनियाद इल्जाम आयद कर दिया। लाशऊरी तौर पर तुम्हें इसका यकीन होगा कि इसका मुस्बत या मनफी कोई ना कोई नतीजा जरूर निकलेगा। गोमगू की कैफियत खत्म होगी और तुम्हें बेयकीनी से निजात मिल जाएगी।
और कुछ नहीं तो कम अज कम उस झूठ के नतीजे में तुम्हें जिंदगी ही से निजात मिल जाएगी। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जिसमें हर आन मौत का दड़का लगा रहे। हाँ, ऐसी जिंदगी का कोई फायदा नहीं, मरियम ने हिदयानी अंदाज में कहा। मेरे तमाम साथियों को मौत के घाट उतारने के बावजूद तुमने मुझे सिसकने के लिए जिंदा क्यों छोड़ दिया? मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। या मुझे जिंदगी की नवीद सुनाओ या फिर मुझे मौत के घाट उतार दो। मैंने उसके शाने पर होले से थपकी दी। हर चीज का एक वक्त मुतय्यन होता है मरियम, हौसला रखो। काश तुम इस कैफियत से दो चार होते जिससे मैं दो चार हूँ। मैं पूछती हूँ कि ऐसे हालात में कोई किस तरह हौसला बरकरार रख सकता है? उसने सिसकते हुए कहा। चलो उठो, मैंने उसका बाजू पकड़ते हुए कहा। मज़ीद गुफ्तगू कमरे में चल कर करेंगे। सुबह मुझसे मिल लेना ताकि हम आइंदा के लिए लाए अमल तय कर सकें, कर्नल नामान ने कहा और मैं सर को इस बाती जुम्बश देता हुआ मरियम को साथ लेकर ख्वाबगाह से बाहर निकल गया। चंद मिनट बाद मैं मरियम के साथ दोबारा अपने कमरे में मौजूद था। कमरे के दरवाजे पर वही फौजी मौजूद था। उसके अंदाज से हरगिज़ ये जाहिर नहीं होता था कि कुछ देर कबल हमारे दरमियान किसी किस्म की तलखी हुई थी। उसने पहले के से मोदबाना अंदाज में मुझे सल्यूट किया था। फौजी के हाथ में गन मौजूद थी। गन देखकर मेरी निगाह बेसाख्ता छत की तरफ उठ गई थी, जहां वो जादुई तरीके से मेरे हाथ से निकलकर जा लगी थी, मगर अब वो वहां नहीं थी। बातों में उलझकर मुझे कर्नल नामान से इसके बारे में पूछने का ख्याल ही नहीं रहा था। अब ये बात सुबह ही मालूम की जा सकती थी। हमें एक दूसरे के दुश्मन है मरियम। कमरे में पहुंचने के बाद मैंने कहा, हमें एक दूसरे से किसी रियायत की तवक्को भी नहीं रखनी चाहिए। मैं तो दुश्मन नहीं हूँ अली, मैंने तो हमेशा जंग की मुखालफत और अमन की बात की है। उसके बावजूद चूंकि तुम्हारा ताल्लुक दुश्मन कौम से है, इसलिए तुम हमारी दुश्मनी करार पाओगी। यानी फर्द की कोई अहमियत नहीं? मरियम ने अफसुर्दा लहजे में कहा। आदमी को सिर्फ कौमों से ताल्लुक रखने की बुनियाद पर परखा जाता है। इनफरादी ख्यालात इज्तिमाई तर्ज़े फिक्र की भीड़ चढ़ जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं, ये भी तो देखना पड़ता है कि सामने कौन है। इस मामले में मैं खुद बेबस हूँ। यहाँ मेरी कोई हैसियत नहीं जिसके दौर पर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूँ। तुम कम अज कम अपनी जाती हैसियत में मेरे हक में फैसला तो सादर कर सकते हो। मैं अगर ऐसा कर भी दूं तो उससे तुम्हारी सेहत पर क्या असर पड़ेगा? मैं सुकून से मर तो सकूंगी। मरते वक्त मुझे ये इत्मीनान तो होगा कि इस दुनिया में कम अज कम एक आदमी तो ऐसा है जिसकी नजरों में मैं बेकसूर हूँ। तुम मेरे ख्यालात से आगाह हो मरियम। जाती तौर पर मैं तुम्हारे ख्यालात का मोतरफ हूँ और ये भी जानता हूँ कि तुम्हें सजाए मौत देना ज्यादती है, लेकिन इस सिलसिले में मैं कुछ नहीं कर सकता। इस मामले में मैं बिल्कुल ही उस तरह बेबस हूँ जिस तरह इसराइल के सामने बेबस हूँ। शुक्रिया अली। यकीन करो तुम्हारे ये ख्यालात मेरे लिए बड़ा असासा हैं, लेकिन तुम्हारा ये कहना कतई गलत है कि तुम इसराइल के सामने बेबस हो। ये ठीक है कि मैंने इसराइल के मफादात को भारी नुकसानात पहुंचाए हैं, मगर यह भी हकीकत है कि मैं अपने मकासद में कामयाब नहीं हो सका। मैं उस वक्त तक खुद को बेबस ही तस्वुर करता रहूंगा जब तक कि फलस्तीन आज़ाद नहीं हो जाता। सियासी बातें मत करो अली, मरियम ने कहा। बातों में नजरियाती इख्तिलाफ के अलावा रखा ही क्या है? तुम नेस्ट की रुकन हो, खालिस सियासी शख्सियत। तुम्हें इन बातों में खासी दिलचस्पी होनी चाहिए। मरियम तलखी से हंसी। जब आदमी यकीनी मौत से दो चार हो तो उसे सियासत सूझ ही नहीं सकती। मेरा ख्याल है अब सो जाना चाहिए, रात काफी गुजर चुकी है। तुम्हें भी नींद आ रही होगी। कमरे में एक ही बेड था और शायद इसी वजह से मरियम सोने के लिए फौरन भी तैयार होगी, मगर मैंने सख्ती के साथ उसे ये फैसला सुना दिया कि मैं रात सोफे पर गुजारूंगा। अगली सुबह मैं फिर कर्नल नामान के ऑफिस में मौजूद था। तुम तफरीह करना भी सीखो, कर्नल ने मुझसे कहा, वरना तबाह हो जाओगे। इसराइल के खिलाफ सरगर्म अमल रहना मेरी तफरीह है, और अगर मुझसे मेरी ये तफरीह भी छीन ली गई तो मैं वाकई तबाह हो जाऊंगा। तुम अजीब आदमी हो, ताम तुम्हारा ये तर्ज फिक्र बहुत उम्दा है और खास तौर पर हमारे लिए बहुत सूदमंद है। मैं तो चाह रहा था कि चंद दिन बेफिक्री से गुजार कर तुम ताज़ा दम हो जाओ तो कोई नई मुहिम सौंपी जाए। तुम मुझे हर वक्त ताज़ा दम पाओगे कर्नल, मगर इससे पहले ये बता दो कि कल रात मेरे हाथ से गन किस तरह निकल गई थी। कर्नल के होंठों पर मुस्कुराहट नजर आई। उस इमारत में तरह तरह के हिफाजती इंतजामात है। रात तुमने जो कुछ देखा ये उन इंतजामात की एक हल्की सी झलक थी। मैं ये नहीं पूछूंगा कि यहाँ क्या क्या हिफाजती इंतजामात है, मगर उस एक मामले में तो मेरा ज़हन साफ कर दो। तुमने सिर्फ एक लफ्ज अदा किया अप, और किसी गैर मरी कुव्वत ने गन मेरे हाथ से छीन ली। ना सिर्फ छीनी बल्कि वो छत से जाकर चिपक गई। बाद में मैंने देखा कि वही गन दोबारा फौजी के हाथ में मौजूद थी। क्या तुमने इस मामले पर गौर नहीं किया? कर्नल ने कहा। तुम्हारी समझ में क्या आता है? मेरी समझ में अगर कुछ आ गया होता तो तुमसे क्यों पूछता?
मैंने तो बहुत गौर किया मगर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। फिर तो हमें इस बात पर नादा होना चाहिए कि तुम जैसा ज़हीन आदमी भी इसे नहीं समझ सका। हालांकि ये एक बहुत मामूली सी बात है। होगी, मैंने उकताए हुए अंदाज में कहा। बाद औक़ात सामने की बात भी सुझाई नहीं देती। पूरी इमारत में जगह जगह छतों में मकनातीस नस्ब है। मकनातीस? मैंने हैरत से कहा, क्या तुमने मकनातीस को भी अपने ताबे कर लिया है? कर्नल हंस पड़ा। वो मसनूई मकनातीस है और इंतहाई ताकतवर है। आम हालात में वो लोहे के आम टुकड़े होते हैं, मगर जब उनमें से ताकतवर बरकी रूह गुजारी जाती है तो वो इंतहाई बाकुवत मकनातीस में तब्दील हो जाते हैं। ओह, मैंने ऊंट सकोड़ लिए। गोया तुम पहले ही से तय करके आए थे कि जब तुम अब कहोगे उस वक्त कंट्रोल रूम में मौजूद शख्स लोहे के उस टुकड़े में जो इत्तफाक से मेरे ऐन ऊपर छत में नस्ब है बरकी रूह दौड़ा देगा। तुम बिल्कुल ठीक समझे। जब मुझे ये इतला मिली थी कि तुमने फौजी से गन छीन लिया है और खासे गुस्से में हो तो मैंने फौरी तौर पर यह हदायत जारी कर दी थी। एक इसी बात से तुम अंदाजा कर सकते हो कि यहाँ तुम्हारी पोजीशन क्या है। तुम्हें बड़ी आसानी से गैर मुसल्लह किया जा सकता था, मगर नहीं किया गया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि तुम बहरहाल हमारे दोस्त हो। दुनिया का कोई मुसलमान तुम्हारे कारनामों से इनकार नहीं कर सकता। यहूदियों के खिलाफ तुम्हारी काविशें पूरी दुनिया तस्लीम करती है। शुक्रिया कर्नल, मैंने आहिस्तगी से कहा। तुम कोई मुहिम मेरे सपुर्द करने की बात कर रहे थे? हाँ, कर्नल ने 2 फाइलें मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। ये फाइलें पढ़ लो, उसके बाद हम आइंदा मुहिम पर बात करेंगे। ठीक है कर्नल, मैंने फाइलें लेकर उठते हुए कहा। मैं इन्हें पढ़ लूंगा, इन पर अभी नजर डाल लो, कर्नल ने बेसब्री से कहा। तुम्हारे कमरे में मरियम ब्रेंस्टन भी मौजूद है। यहीं बैठ जाओ और सुकून से इन फाइलों का मुतालिया करो। मैं दोबारा बैठ गया तो कर्नल ने कहा, मैं तुम्हें मुख्तसरन बता दूं, ये मोसाद के 2 एजेंटों से मुतल्लक फाइलें हैं। उनमें एक का नाम टारमंडू है जो इटली का बाशिंदा है, दूसरे का ताल्लुक क्यूबा से है और उसका नाम नॉर्मन शैलूफ है। ये दोनों इस वक्त हमारी कैद में हैं। ये उन दोनों की बदकिस्मती और हमारी खुशकिस्मती थी कि ये हमारे हाथ लग गए, वरना ये दोनों ही बहुत चालाक और तेज तरार एजेंट हैं और पहली बार गिरफ्तार हुए हैं। इन्हें इराक की जंगी सलाहियत से मुतल्लक मालूमात मुहिम पहुंचाना थी, मगर ये खुद हमारे हत्थे चढ़ गए। मैं फाइलें देख लेता हूं कर्नल, उसके बाद ही कोई बात हो सकेगी। उसके बाद मैं तकरीबन 1.5 घंटे तक फाइलों में मुस्तगरक रहा। इसी दौरान कर्नल नामान दूसरे काम निपटाता रहा। तुमने इन दोनों के बारे में बड़ी तफसीली मालूमात जमा की हैं कर्नल। इससे अंदाजा होता है कि तुम्हारा महकमा बहुत फाल है। ये मालूमात हमारे लिए बेहद जरूरी थी। हमारा प्रोग्राम ये था कि इन दोनों में से किसी एक के मेकअप में अपने किसी एजेंट को इसराइल की सफ़ों में पहुंचा दिया जाए। बहुत उम्दा आइडिया है कर्नल, मैंने बेसख्त कहा, लेकिन तुमने अभी तक इस पर अमल क्यों नहीं किया? हमारी राह में बहुत दुश्वारियां हायल थी, कर्नल बोला। सबसे पहला मरहला तो उनके मुतल्लक मालूमात हासिल करने का था, जो किसी ना किसी तरह हमने हासिल कर ली। उसके बाद बेकअप का मसला था। हमारे पास बेकअप का कोई ऐसा माहिर नहीं था जो किसी की हूबहू नकल तैयार कर सके। तुम्हारा ये मसला तो हल हो गया। अब तुम्हारे पास माहिरीन की टीम मौजूद है, उसके लिए हम तुम्हारे ममनून हैं। मगर अब भी हमारे पास कोई ऐसा एजेंट मौजूद नहीं जो इन दोनों में से किसी के भी हुलिये पर पूरा उतरता हो और उनकी आवाज और चाल ढाल की कामयाब नकल उतार सके। गोया तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए ये काम करना कबूल कर लूं? मैंने कहा हाँ। कर्नल ने इस बात में सारी लाया। मेरी ख्वाहिश तो यही है कि अगर तुम तैयार हो तो मैं इसे अपनी खुशकिस्मती समझूंगा। खुशकिस्मती तो मेरी हुई कर्नल, क्योंकि इस तरह मुझे इसराइल को कोई बड़ी दिक पहुंचाने का मौका मिल जाएगा। इसराइल में दाखिल होने के बाद तुम्हें हर किस्म के मौके हासिल होंगे। मैं नहीं समझता कि इस तरह कोई बड़ा कारनामा अंजाम दे सकूंगा, ताहम इस इम्कान को यकसर मुस्तरद भी नहीं किया जा सकता है। मुमकिन है मुझे कोई मौका मिल ही जाए। इसका मतलब ये हुआ कि तुम काम करने के लिए तैयार हो, कर्नल ने खुश होकर कहा। कब नहीं था कर्नल, मैंने तो इब्तदाई में रजामंदी जाहिर कर दी थी, लेकिन अगर किसी मौके पर मैंने महसूस किया कि मुझे कोई बड़ा फायदा नहीं हो रहा है तो मैं इस काम से भाग निकलूंगा। मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, कर्नल ने बड़े जोश से कहा। अब हम इस मंसूबे पर अमल पैरा होने के लिए तफसीलात तय कर लेंगे। उन दोनों में से तुम किसका मेकअप आसानी से कर सकोगे? ये बड़ा उलझा हुआ मामला है कर्नल। टारमंडू का तो कद मुझसे छोटा है, लिहाजा उसका मेकअप करना तो मुमकिन ही नहीं। नॉर्मन शैलूफ कदो कामत में तो बेरे ममासिल है, मगर मसला है जबान का। शायद तुमने तवज्जो से नहीं पढ़ा। वो सिर्फ 3 जबानें बोल सकता है, चौथी जबान उसे आती ही नहीं। ओह हाँ, मुझे याद आया, तुम ठीक कह रहे हो। फाइल में तो लिखा है कि वो अंग्रेजी, फ्रांसीसी और इब्रानी जबानें बोल और समझ सकता है। मुझे दरअसल इस बात से मुबालगा हुआ था कि वो क्यूबन नजाद है। मुमकिन है क्यूबन का तज़किरा इसलिए नजरअंदाज किया गया हो कि वो तो उसकी मादरी जबान है।
वो अपनी मादरी जबान का एक लफ्ज भी ना तो बोल सकता है और ना समझ सकता है, क्योंकि उसकी पैदाइश फलस्तीन में हुई थी, जहाँ दीगर बहुत से यहूदियों की तरह उसके बाप ने भी जमीनें खरीदी थी और वहीं जाकर आबाद हो गए थे। नॉर्मन शैलोफ बहुत छोटा था जब उसके वालिदैन यके बाद दीगरे फोत हो गए। कोई करीबी रिश्तेदार ना होने की वजह से उसकी परवरिश कैंपों में हुई, जिसकी तफसीलात फाइल में मौजूद है। बाद में उसकी सलाहियतें देखते हुए इसराइली हुकूमत ने उसकी बतौर खास तरबियत की और इस वक्त वो मुसाद का एक अहम तरीन सतून है। ये तीनों जबानें तो मैं भी रवानी से बोल सकता हूँ, लिहाजा इस तरफ से तो बेफिक्री हुई। अब मसला रह गया कि उसके लब्बो लहजे और चाल डाल की नकल उतारने का, तो मेरे लिए ये भी ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। मैं तुम्हारी सलाहियतों का अमली मुजाहरा देख चुका हूँ। कर्नल मुस्कुराया। तो अब मैं नॉर्मन शैलूफ से तुम्हारी मुलाकात करा दूं। मुलाकात तो होती ही रहेगी, पहले ये बताओ उससे मिलने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? कहीं भी नहीं, कर्नल नामान ने मुस्कुरा कर कहा। वो इसी इमारत के तय खाने में कैद है। ओहो, मैंने हैरत से कहा। और टारमंडो को किस जगह कैद रखा है? वो भी यही है, चूंकि तुम्हें उन दोनों से मिलाना जरूरी था, इसलिए उन्हें यहाँ मुंतकिल कर दिया गया है, वरना वो दोनों कहीं और कैद थे। क्या वो दोनों एक दूसरे की मौजूदगी से वाकिफ हैं? मैंने कर्नल से पूछा। हाँ, लेकिन उन्हें कल ही यकजाक किया गया है। इससे कबल उन्हें एक दूसरे के कैद हो जाने के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। ये मालूमात जो इन फाइलों में मौजूद हैं, इनमें से कितने फीसद इन दोनों से हासिल की गई हैं? हमने इन पर बहुत तशद्दुद किया मगर इनसे बराए नाम मालूमात हासिल कर सके। फाइलों में मौजूद मालूमात का बड़ा हिस्सा हमने अपने जराए से हासिल किया है। उन दोनों को यकजा करने के बाद उनकी गुफ्तगू सुनने की कोशिश नहीं की गई। वो बहुत मुंझे हुए एजेंट हैं। उन्होंने ऐसी बातें ही नहीं की जिनसे हमें किसी किस्म की मालूमात हो सकती। उनकी ज्यादातर बातें भी निजी नोयत की थी। गोया इन फाइलों में मौजूद मालूमात को काबिल एतबार करार दिया जा सकता है। ये मालूमात 100% दुरुस्त हैं और इन्हें खास उस नुक्ता नज़र से हासिल किया गया है कि हम उनसे पूरा फायदा उठा सकें। चलो यहाँ तक तो मामला तय पा गया कि मैं नॉर्मन शैलोफ का मेकअप कर लूंगा। यहाँ से इसराइल पहुंचने के बाद मुझे कोई बड़ा खतरा भी नहीं होगा, इसलिए कि इस फाइल से हासिल शुदा मालूमात इतनी काफी हैं कि अगर जाने से काम लिया जाए तो पकड़ा जाना महाल है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि इराक की मिलिट्री इंटेलिजेंस के चुंगल से फरार होने में कामयाबी किस तरह हासिल करूं? तुम्हें फरार होने की जरूरत क्या है? कर्नल नमान ने कहा। तुम कोई कैदी थोड़ा ही हो। हम ऐसे इंतजामात करेंगे कि तुम किसी की नजरों में आए बगैर न सिर्फ इराक से निकल जाओगे, बल्कि हम तुम्हें किसी ऐसे मुल्क तक भिजवा देंगे जहां से तुम बासानी इसराइल जा सको। मेरा मतलब ये नहीं था। मैंने कहा, मैं नॉर्मन शैलोफ के अफसरान को मुतमईन किस तरह कर सकूंगा? उन्हें यह बताने की जरूरत नहीं कि तुम मिलिट्री इंटेलिजेंस की कैद में थे। इसके बगैर मैं उन्हें किस तरह मुतमईन कर सकूंगा? आखिर 2 माह तक लापता रहने का कोई जवाब तो पेश करना ही होगा। ये बताना जरूरी नहीं होगा कि तुम कैद हो गए थे। इसके बजाय तुम उन्हें कोई भी कहानी सुनाकर मुतमईन कर सकते हो। मैं नहीं समझता कि मुसाद के उहदेदारों को इतनी आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। वो निरे अहमक तो नहीं है। क्या तुम्हारे ज़हन में कोई खास स्कीम है? कर्नल ने पूछा। है तो सही, मगर उसके लिए यह मालूम करना जरूरी है कि तुम इन दोनों को गिरफ्तार करने में क्यों कर कामयाब हुए थे। बसरा में एक गैर मुल्की शिपिंग एजेंसी है। ये बात इत्तफाकन हमारे इल्म में आई थी कि उस शिपिंग एजेंसी के आड़ में कुछ और ही काम हो रहा है। एजेंसी का मालिक इराक पहुंचने वाले मुसाद के एजेंटों की माली एआनत करता है और उन्हें मुख्तलिफ किस्म की सहूलतें फराम करता है। हमने उसकी निगरानी शुरू करा दी और उसके जरिए उन दोनों तक पहुंचने में कामयाब हुए। फिर तो ये भी मुमकिन है कि वो इराक में मौजूद मुसाद के एजेंटों और मुसाद के दरमियान राब्ते का काम सर अंजाम देता हो। हमारा अपना ख्याल भी यही है, कर्नल नामान ने कुछ सोचते हुए कहा। यकीनन आर्थर ही इन दोनों से इतलात वसूल करके मुसाद तक पहुंचाता होगा, वरना इनके पास से ऐसी कोई चीज जरूर बरामद होती जिसके जरिए ये लोग पैगाम रसानी करते हों। तो क्या आर्थर के पास से भी ऐसी कोई चीज बरामद नहीं हुई थी? आर्थर के पास से? कर्नल नामान ने हैरान होकर कहा। उसे हमने गिरफ्तार किया ही कहाँ? गिरफ्तार नहीं किया? मैंने भी हैरत से कहा, मगर क्यों गिरफ्तार नहीं किया? दरअसल वो राब्ते का आदमी है। हमें तवक्को थी और है कि उसके जरिए मजीद एजेंटों को गिरफ्तार कर सकेंगे, इसलिए हमने उसे छेड़ने से गुरेज किया है। उसे गिरफ्तार ना करके बिलाशुबा तुमने अकलमंदी का मुजाहरा किया है। मुस्तकबिल में आर्थर तुम्हारे बहुत काम आएगा, मगर तुमने ये बात नजरअंदाज कर दी कि इराक में काम करने वाले तमाम एजेंट उसे बाकायदा रिपोर्ट देते होंगे, और जब उसे किसी एजेंट की तरफ से रिपोर्ट नहीं मिलती होगी तो वो हेडक्वार्टर को मुतला कर देता होगा। तुम ये क्यों कह रहे हो कि हमने ये बात नजरअंदाज कर दी है? ये तो बिल्कुल सामने की बात है। मकसद ये है कि इन दोनों एजेंटों की गुमशुदगी कोई ढकी छपी बात नहीं है। किसी दुश्मन मुल्क में कोई एजेंट इतना तवील अरसा गायब रहे तो उसका एक ही मतलब होता है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।
तुम ठीक कह रहे हो, कर्नल नामान ने कहा, मगर मैं अब भी नहीं समझ सका कि तुम कहना क्या चाहते हो। मैं तुम्हारी उस बात का जवाब दे रहा हूं कि उन्हें यह बताने की क्या जरूरत है कि मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस की कैद में था। कर्नल हंस पड़ा, तुम बहुत घुमा फिरा कर गुफ्तगू करते हो। खैर, अगर यही बात है तो हम यहाँ से तुम्हारे फरार का बंदोबस्त कर देंगे। बात सिर्फ इतनी सी है कर्नल के कोई ऐसा तरीका मौजूद है जिसके जरिए मोसाद के ओहदेदारों को मुतमईन किया जा सके। हम तुम्हारे फरार के लिए ऐसा सेटअप करेंगे जो बिल्कुल हकीकी मालूम होगा। ये मत भूलो कर्नल कि मैं बैकअप में हूँगा और उन्हें मुझ पर जरा सा भी शुबा हो गया तो मेरी पोल खुलते देर नहीं लगेगी। सवाल ये है कि इससे ज्यादा और हम कर भी क्या सकते हैं? कोई भी ऐसा काम जिसके जरिए मोसाद के ओहदेदारों को यकीन दिलाया जा सके कि यहाँ से मेरा फ्रॉड ड्रामा नहीं बल्कि हकीकत है। क्या तुम्हारा मतलब है कि यहाँ से कुछ ऐसे राज अपने साथ ले जाओ जिनकी वजह से मोसाद वाले तुम पर शक ना कर सके? कर्नल ने मुझे गौर से देखते हुए कहा। नहीं कर्नल, मैंने नफी में सारी लाया। अगर अपने कुछ राज उनके हवाले करके खुद को शक व शुबे से बालातर किया तो क्या कमाल है। तो फिर तुम ही कोई ऐसा तरीका बताओ, मेरी समझ में तो नहीं कुछ आता। तुम क्या करना चाहते हो? उसकी एक ही सूरत है कर्नल, और वो ये कि नारमन शैलूफ के साथ नारमंडू भी फरार हो जाए। ये कैसे मुमकिन है? कर्नल नामान ने हैरान होकर कहा। नारमंडू किलर की जगह लेने के लिए हम मुनासिब आदमी का बंदोबस्त किस तरह करेंगे? मेरा मतलब है जेल नारमन शैलूफ के साथ असल नारमंडू भी फरार हो जाए। ओह, कर्नल नामान मुझे गौर से देखने लगा। तरकीब तो अच्छी है मगर उसके लिए तुम्हें बाकायदा फरार होना पड़ेगा। मुश्किलात बढ़ेगी नहीं कम होंगी, मैंने कहा। नारमंडू और नारमन शैलूफ एक दूसरे की तस्दीक करने के लिए मौजूद होंगे। उसके लिए हमें तुम्हारे फरार का ऐसा सेटअप तैयार करना पड़ेगा कि उस पर शक का गुमा भी ना गुजरने पाए। नहीं गुजरेगा, मैंने तरीका सोच लिया है। हम हॉस्पिटल से फरार होंगे। हॉस्पिटल से? कर्नल नामान हैरान रह गया, मगर तुम हॉस्पिटल पहुंचोगे कैसे? तशद्दुद के जरिए मैंने मुस्कुरा कर कहा। मजीद मालूमात हासिल करने के बहाने उन दोनों बदमाशों पर फिर तशद्दुद शुरू करा दो। उनकी खालें खिंचवा लो। जब वो खूब जख्मी हो जाएं तो इलाज की गर्ज से उन्हें बसरा के किसी हॉस्पिटल में मुंतकिल करा दो। दरअसल सिर्फ नारमंडू को मुंतकिल किया जाएगा, नारमन शैलूफ यहीं रहेगा और हॉस्पिटल में नारमंडू के साथ नारमन शैलूफ के मेकअप में मैं हूँगा। इम्कान है कि हम चंद रोज के इलाज के बाद वहाँ से फरार होने के काबिल हो जाएंगे। उन चंद दिनों में न सिर्फ मैं नारमंडू से मुफीद मालूमात हासिल कर लूंगा बल्कि हम दोनों मिलकर फरार का मंसूबा भी बना लेंगे। क्या ख्याल है? हॉस्पिटल से फरार होना आसान नहीं रहेगा। इस बात पर नारमंडू मशकूक भी हो सकता है कि इलाज के लिए किसी फौजी हॉस्पिटल का इंतखाब क्यों नहीं किया गया। कर्नल ने कहा, फौजी हॉस्पिटल छावनियों से नजदीक होते हैं और ये खतरा रहता है कि बमबारी के दौरान कई हॉस्पिटल भी जद में ना आ जाए। ईरान से जंग के दौरान बमबारी की इस खदशे को जवाब के तौर पर पेश किया जा सकता है। कर्नल नामान ने तफहीमी अंदाज में सर हिलाया। ये जवाब पेश तो किया जा सकता है मगर फिर भी वो मशकूक हो सकता है। अपने शकूक का इजहार वो मुझसे ही तो करेगा, मैं उसका ज़हन साफ कर दूंगा। ठीक है अली, मैं उन दोनों पर तशद्दुद शुरू करवा देता हूँ, मगर तुम कब तक मैदान अमल में उतरने के लिए खुद को तैयार कर सकोगे? मैं तो हर वक्त तैयार रहता हूँ कर्नल, बस मुझे तैयारियां करने के लिए थोड़ा बहुत वक्त दरकार होगा। नारमन शैलूफ की तस्वीर तो मैं फाइल में देख ही चुका हूँ। उसकी मदद से मैं मेकअप कर लूंगा, मगर उसकी आवाज की नकल उतारने के लिए मुझे या तो उसकी आवाज के टेप दरकार होंगे या फिर मैं उसे बराह रास्त मिलकर उसकी आवाज सुनूंगा। जैसा तुम पसंद करो। वैसे उसकी आवाज के केस्ट हमारे पास मौजूद हैं। केस्ट तो तुम मुझे देना, मगर मुझे उससे मिलना ही पड़ेगा। जरा उसकी उम्र चाल डाल पर भी तो गौर कर लूं, वरना बाद में कहीं पकड़ा ही ना जाऊं। अगर तुम उससे इस वक्त मिलना पसंद करो तो मैं उसे यहीं बुलवाए लेता हूं। कर्नल ने कहा, नहीं, मैं तय खाने में जाकर उससे खुद मिल लूंगा। जरूरी तो नहीं है कि तुम भी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, कर्नल ने उठते हुए कहा और हम तय खाने में जा पहुंचे। तय खाना मेरी तवक्को से भी ज्यादा वसी था। पूरी इमारत के नीचे तय खाने फैले हुए थे। उनमें मुतअद्दिद रायदारियां और कमरे थे जहां जगह जगह मुसल्ले पहरेदार मौजूद थे। हम मुख्तलिफ रायदारियों से होते हुए एक ऐसे हिस्से में पहुंचे जहां लाइन से कोठरियां बनी हुई थी जिनके सलाखदार दरवाजों से अंदर देखा जा सकता था। आमतौर पर कैदियों के लिए ऐसी ही कोठरियां बनाई जाती हैं, मगर इन कोठरियों में खास बात यह थी कि वो साफ सुथरी और रोशन थी। कैदियों के लेटने और सोने के लिए इस तरह के दीवार गिर बिस्तर मौजूद थे जैसे बहरी जहाजों के कैबिनों में होते हैं। कर्नल नामान एक कोठरी के सामने रुका। मैंने नारमन शैलूफ और नारमंडू को पहचान लिया। उनकी तस्वीरें मैं फाइल में देख चुका था, इसलिए उन्हें पहचानने में मुझे दुश्वारी नहीं हुई। यहाँ से कमान मेरे हाथ में है, मैंने कर्नल नामान से आहिस्ता आवाज में कहा कि उन दोनों में से कोई सुन ना सके। कर्नल नामान ने मुझे गौर से देखते हुए सर को इस बाती जुम्बश दी और फिर एक फौजी को इशारा किया जिसने आगे बढ़कर कोठरी का
दरवाज़ा खोल दिया। आप लोगों को यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है? मैंने आगे बढ़कर बड़े अदब से कहा। उन दोनों ने हैरत से पलकें झिपकाई। कर्नल नमान को देखकर वो किसी नई मुसीबत की तवक्को कर रहे होंगे, मगर मेरे लहजे ने उन्हें खासा मायूस किया होगा। किसी दुश्मन मुल्क की कैद में रहते हुए अगर इतने नरम लहजे से वास्ता पड़े तो इसका मतलब मुसीबत नहीं बल्कि बहुत बड़ी मुसीबत होता है।